इस ड्रामा की शुरुआत होती है और हमें एक मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि कुछ आइडल्स का वेट कर रहा होता है उनके पहले इंटरव्यू के लिए। अब उन्हीं आइडल के साथ आता है हमारा मेन लीड जिसका नाम सियोन जी होता है। खैर इसके बाद हम अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एम सियोल होता है और ये लड़की काफी समय से हॉस्पिटलाइज होती है क्योंकि इसका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है और एम सियोल के एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज हो चुकी होती है जिस वजह से वो अब कभी भी नहीं चल सकती। अब एम सियोल की ऐसी हालत की वजह से उसकी मॉम भी काफी परेशान थी और काफी दुखी भी, लेकिन एम सियोल को बुरा ना लगे इसीलिए वो इधर उधर की बातें करने लगती हैं और इसी बीच वो एम सियोल के पैरों के नाखून काट रही होती हैं। लेकिन तभी गलती से एम सियोल का अंगूठा कट जाता है और उसके पैरों से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन फिर भी एम सियोल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सदमे में बस बाहर देखी जा रही थी। अब यही सब देखकर एम सियोल की मॉम को काफी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती हैं। अब इसके बाद एम सियोल की मॉम दवाई लेने के लिए वहाँ से जाने लग जाती हैं, बट इसी बीच गलती से उनके हाथ से एक वास टूट जाता है। वो कहती हैं मैं जाकर अभी किसी को ये सब साफ करने के लिए बोलती हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद एम सियोल उस टूटे हुए ग्लास को उठा लेती है और अपने हाथों से तेज की दबाने लग जाती है। दरअसल एम सियोल अपनी लाइफ में अब और जीना नहीं चाहती थी, वो मरना चाहती थी। खैर अब अगले सीन में हम सियोन जी को देखते हैं जो कि अपने रेडियो इंटरव्यू के लिए पहुंच चुका होता है। अब इस इंटरव्यू के दौरान इन लोगों को अननोन लोगों को कॉल कर उनसे बात करनी होती है। अब सियोन जी के बाकी साथी एक एक कर कॉल करते हैं। इसके बाद बारी आती है सियोन जी की। अब कंपनी सियोल जी को एक कॉल कनेक्ट कर देती है और वो कॉल एम सियोल को लगता है। अब एम सियोल जैसे ही कॉल उठाती है सियोन जी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन एम सियोल उससे कहती है मैं आपको नहीं जानती तो प्लीज कॉल कट कर दो। बट तभी सियोन जी का दोस्त अपने बैंड का नाम बताता है और कहता है तुम इसको तो जानती ही होगी। एम सियोल कहती है नहीं मैं किसी को भी नहीं जानती। अब ये बोलकर एम सियोल कॉल कट करने जा ही रही होती है, लेकिन तभी उनकी हॉर्स बैट घुमाते हुए कहती है आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है और हमारे रेडियो से आपको कॉल लगी है और आपको इस समय पूरा कोरिया सुन रहा है, इसीलिए आपने जीते हैं शूज के 2 पेयर्स जिन्हें पहनकर आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा सकती हो। लेकिन एम सियोल तो चल ही नहीं सकती थी, इसीलिए शूज की बात सुनकर एम सियोल को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और आप लोग मुझे परेशान मत करो। वो हॉर्स कहती है अच्छा तुमको शूज नहीं चाहिए तो हम साइकिल दे देंगे। अब ये सुनकर एम सियोल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम लोगों ने ये मजाक समझ रखा है, तुम लोग बस लोगों को कॉल कर परेशान कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों को तो ये पता ही नहीं है जिससे तुम लोग बात कर रहे हो उसकी कंडीशन क्या है। तुम्हारे इन वर्ड से किसी को बुरा भी लग सकता है। तुम लोग साइकिल और शूज देने की बात कर रहे हो उस इंसान को जो कि चल भी नहीं सकता। तुम लोगों के लिए ये लाइफ बहुत अच्छी होगी लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं और मैं तो जीना भी नहीं चाहती। ये बोलकर वो गुस्से में अपना फोन दूर फेंक देती है। अब कंपनी के सभी लोग इशारे में बोलने लगते हैं कि जल्दी से कॉल को कट कर दो, लेकिन सियोन जी फोन को कट नहीं करता और कहता है हेलो क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो। ये सुनते ही एम सियोल अपनी मॉम को आवाज लगाने लगती है और कहती है मॉम जल्दी आकर इस कॉल को कट कर दो। लेकिन तभी सियोन जी कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हें जिस बात का बुरा लगा उसके लिए हमें माफ करना, लेकिन थैंक यू सो मच जिंदा रहने के लिए। और कहता है तुम्हारी लाइफ में अभी जो भी होंगे वो काफी खुश नसीब होंगे कि तुम उनके साथ हो और तुम्हारी फैमिली जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। तभी एम सियोल भी अपनी मॉम की सीट को देखने लगती है और याद करती है कि उसकी मॉम उसके लिए कितना ज्यादा परेशान हो रही है और कितनी मेहनत कर रही हैं। ये सोचती हुई एम सियोल काफी ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद सियोन जी कहता है कि देखो कल ना बारिश होने वाली है तो तुम बारिश तक रुक जाओ और फिर बारिश को महसूस करना और जब बारिश चली जाएगी तो दोबारा से बारिश का वेट करना। अब ऐसे ही करते करते एक दिन जरूर आएगा जब तुमको लगेगा कि तुम्हारी लाइफ इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि हाँ हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम की वजह से अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों से दूर होकर मर जाना ये कहाँ की बात हुई। अब ये बातें सुनकर एम सियोल काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एम सियोल की मॉम भी आ जाती है और एम सियोल से कहती है आखिर तुमको क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। और ये बोलकर वो उसको गले लगा लेती है, लेकिन एम सियोल उसको कुछ भी नहीं बताती। लेकिन हाँ एम सियोल इससे पहले तो मरना चाहती थी, लेकिन अब एम सियोल अपने मॉम के लिए जीना चाहती है। खैर इसके बाद अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर और हम एम सियोल
सियोल का रूम देखते हैं और इस रूम में चारों तरफ सियोन जी की पोस्टर्स लगे होते हैं। दरअसल अब एम सियोन जी की बहुत बड़ी फैन बन चुकी होती है, क्योंकि सियोन जी ने जब उसको समझाया था उसके बाद से एम सियोल अपने लाइफ में काफी सारे चेंजेस लाना शुरू कर चुकी थी और इसी वजह से अब वो काफी खुश भी रहने लगी थी। खैर तभी एम सियोल के रूम में उसकी ग्रैंड मदर आती है जो कि दिमाग से थोड़ी सी बीमार थी और एम सियोल उस समय सो रही होती है, इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर अपने फेस के साथ साथ एम सियोल के फेस पर भी लिपस्टिक से निशान बना देती है। लेकिन तभी अचानक से एम सियोल की नींद खुल जाती है और वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी वो उनके हाथ में एक काफी इम्पोर्टेंट वॉच देख लेती हैं। दरअसल ये वॉच सियोन जी की होती है जिसको कि एम सियोल ने बहुत सारे पैसे देकर खरीदा होता है, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड माँ से उस वॉच को मांगने लगती है। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ वो वॉच नहीं देती और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद एम सियोल अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है मॉम प्लीज ग्रैंड माँ से मुझे ये वॉच दिलवा दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी है और एक लॉटी स्विन जी की वॉच है। अब उसकी मॉम उसकी ग्रैंड मदर को थोड़ा बहुत मना कर उसकी वॉच उसको वापस कर देती है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये वॉच बहुत ज्यादा महंगी है तब वो एम सियोल को बहुत ही गंदा डांटने लग जाती हैं और कहती हैं सच में तुम तो सियोन जी के लिए पागल हो चुकी हो। और कहती हैं वैसे सियोन जी का कॉन्सर्ट क्या आज ही होने वाला है। एम सियोल ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है हाँ आज ही होने वाला है और सियोन जी पूरे 5 साल बाद पहली बार लाइव कॉन्सर्ट करने वाला है और मैं उसको सामने से देखने वाली हूँ। खैर इसके बाद हम अगले सीन में सियोन जी को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब इन 5 साल के बीच में सियोन जी एक बहुत ही बड़ा के-पॉप आइडल के साथ साथ एक एक्टर भी बन चुका है और इस समय वो अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रहा होता है। बट तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सियोन जी को काफी गुस्सा करने लगता है और कहता है आखिर तुमने मिस्टर पार्क की मूवी में काम करने से मना क्यों कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस मूवी के हो जाने के बाद मैं तुमको एक लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा। सियोन जी कहता है लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे रिटायरमेंट चाहिए क्योंकि मैं अब और ज्यादा स्टार बनकर बिल्कुल नहीं रहना चाहता। वो आदमी कहता है तुम क्या पागल हो चुकी हो, बाहर जाकर देखो तुम्हारे फैंस तुम्हारा वेट कर रहे हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सच में अगर तुमने रिटायरमेंट ले लिया तो तुम एक दिन बहुत ज्यादा पछताओगे। सियोन जी कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद हम वापस से एम सियोल को देखते हैं जो कि कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयारियां कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। तभी वो सियोन जी की एक फोटो को देखती हुई कहती है तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ ही रही हूँ। अब अगले सीन में हम एम सियोल को उसके दोस्त ह्यून जी के साथ देखते हैं जो कि कार से कॉन्सर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ह्यून जी एम सियोल से कहती है वैसे क्या सच में तुम सियोन जी को देखने के लिए एक्साइटेड हो। एम सियोल काफी खुश होते हुए कहती है हाँ सच में क्योंकि मैं पहली बार उसको लाइव देखने वाली हूँ। इसके बाद ह्यून जी एक स्कूल एल्बम निकालकर उसको दे देती है। एम सियोल जैसे ही उस एल्बम पर अपने स्कूल का नाम देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सियोन जी भी हमारे ही स्कूल से था और हमें इस बारे में पता ही नहीं था। ह्यून जी कहती है हाँ तुमने सही बोला लेकिन फिर भी तुम किसी और लड़के के बारे में स्कूल टाइम पर सोच भी कैसे सकती थी क्योंकि तुम्हारा तो क्रश कोई और था। तभी एम सियोल को उस लड़के की याद आ जाती है और वो ह्यून जी से कहती है क्या उसकी भी फोटो इस एल्बम के अंदर होगी। ह्यून जी कहती है नहीं क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसका स्कूल की एक लड़की के साथ स्कैंडल हो गया था जिसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। खैर इसके बाद अब ये लोग कॉन्सर्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। तभी वहां पर एम सियोल की एक और दोस्त आ जाती है जिसके साथ एम सियोल वो कॉन्सर्ट देखने वाली थी। जिसके बाद पहले तो वो लोग टिकट्स ले लेते हैं और फिर सियोन जी के पोस्टर्स के साथ फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अब यहाँ पर आकर एम सियोल काफी ज्यादा खुश थी। तभी अचानक से उसको एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है जिसका वेट एम सियोल को बहुत टाइम से था। अब कॉल पिकअप करने के बाद उसको पता चलता है कि वो इंटरव्यू अभी होने वाला है। ये सुनकर पहले तो एम सियोल काफी नाराज हो जाती है लेकिन तभी वो अपनी दोस्त से कहती है मैं इंटरव्यू देकर जल्दी से यहाँ पर आ जाऊंगी, तब तक तुम लाइन में लग जाओ और मेरा वेट करना। लेकिन उसकी दोस्त उसको मना करती है और कहती है कि जाना जरूरी है क्या क्योंकि अभी ज्यादा समय भी नहीं बचा कॉन्सर्ट स्टार्ट होने को। एम सियोल कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले ही आ जाऊंगी और फिर हम साथ में कॉन्सर्ट देखेंगे। इसके बाद वो
वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम जॉनसी को देखते हैं जो कि अपने टीम के साथ तैयार होने के लिए कैबिन में आ जाता है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उससे किसी बात को लेकर काफी गुस्सा थे और उसको गुस्से से देख रहे होते हैं। खैर इसके बाद हम इमसोल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पर पहुंच चुकी होती है। वो जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है जिसको देखकर इमसोल पहले तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो लिफ्ट है ही नहीं, ये देखकर वो काफी नाराज हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इमसोल से कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इमसोल बताती है दरअसल मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। बट वो आदमी जैसे ही देखता है कि इमसोल चल नहीं सकती तो वो ये देखकर काफी नाराज हो जाता है और उसको जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद इमसोल वहाँ से बाहर आ जाती है और इमसोल बताती है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया कि यहाँ का सारा काम ऊपर नीचे कर है और यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है तो मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। लेकिन इमसोल कहती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है क्योंकि इस समय अगर मेरे पैर होते तो मुझे ये जॉब मिल जाती। लेकिन वो अपने आप को समझाती है और कहती है कोई बात नहीं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर कॉन्सर्ट के लिए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर इमसोल बस के अंदर होती है और काफी परेशान होती है क्योंकि पहले ही वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी कॉन्सर्ट में पहुँचने के लिए और अभी वो ट्रैफिक में भी फंस चुकी थी और उसकी दोस्त के काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। बट काफी देर बाद इमसोल स्टेडियम तक पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्टेडियम के तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसको देखकर इमसोल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो एक स्टाफ को देखती है जिसके पास वो जाकर काफी रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो उसको अंदर जाने दे। पहले तो वो स्टाफ उसको मना कर देती है, लेकिन इमसोल उसके सामने काफी सारे बहाने बनाने लगती है और ड्रामा करने लगती है, जिसके बाद वो स्टाफ उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है आप मुझे अपना टिकट दिखा दो, इसके बाद मैं आपको स्टेडियम के अंदर ले जाऊंगी। बट जैसे ही इमसोल उस टिकट को देखने के लिए बैग चेक करती है उसको पता चलता है कि टिकट तो बैग के अंदर है ही नहीं। दरअसल इमसोल ने उस टिकट को बस के अंदर ही छोड़ दिया है। खैर इसके बाद हम स्टेडियम के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर सभी आइडल्स अब स्टेज पर आ चुके होते हैं और सभी अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इस कॉन्सर्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफी शोर मचाने लगते हैं और खुश होते हैं। लेकिन इमसोल भी कुछ कम नहीं होती, वो भी स्टेडियम के बाहर इस कॉन्सर्ट के मजे उठा रही होती है। भले ही वो इस कॉन्सर्ट को देख नहीं पाती बट वो सुन पाती है और अंदाजा लगाती है कि कब कब स्वयंजी सिंगिंग कर रहा है। अब कॉन्सर्ट के आखिर में स्वयंजी एक सोलो परफॉर्मेंस करता है जिसको इमसोल बाहर काफी ज्यादा एंजॉय करती है। खैर इसके बाद कॉन्सर्ट अब खत्म हो जाता है और इमसोल स्वयंजी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, ये सोचती हुई कि जिस स्नोफॉल को वो अभी देख पा रही है उस स्नोफॉल को स्वयंजी भी देख पा रहा होगा और मजे कर रहा होगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और इमसोल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इमसोल का फोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस वजह से इमसोल अब किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर स्वयंजी अब चेंज कर अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास आता है। तभी एक मेंबर आकर स्वयंजी को चिल्लाने लगता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे बिना पूछे इस ग्रुप को छोड़ने की, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। स्वयंजी कहता है प्लीज मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, इसीलिए तुम मेरे से कोई सवाल मत पूछो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम वापस से इमसोल को देखते हैं जो कि अकेले ही बस स्टैंड तक जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी चेयर का डिवाइस खराब हो जाता है, जिस वजह से उसकी चेयर अब चलना बंद कर देती है। इसीलिए इमसोल अब एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। तभी उसको याद आता है कि आज उसके साथ कितनी सारी बुरी बुरी चीजें हुई, जैसे कि पहले तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया लेकिन उसकी कंडीशन देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसका कॉन्सर्ट का टिकट बस में ही छूट गया, जिस वजह से वो कॉन्सर्ट भी नहीं देख पाई और फिर एक आदमी के टकराने की वजह से उसका फोन भी टूट गया और अब तो उसकी चेयर भी काम करना बंद कर चुकी थी। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है सच में मेरे साथ कितनी सारी बुरी बुरी चीजें हो रही है, मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। ये सब बोलती हुई वो काफी देर तक रोने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक कार रुकती है और उस कार के अंदर से कोई तो इमसोल को देख रहा होता है। इसके बाद वो आदमी उस
कार से बाहर निकलता है और जैसे ही अपनी छतरी को ऊपर करता है हमें पता चलता है कि वो तो और कोई नहीं मोस्ट पॉपुलर के-पॉप आइडल सियोन जी ही होता है, जिसको देखकर एमसीएल तो सच में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तभी सियोन जी एमसीएल के पास जाता है और अपनी छतरी एमसीएल के ऊपर रख देता है ताकि उसके ऊपर बर्फ ना गिरे और फिर उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन एमसीएल तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी जिस वजह से वो उसको कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद सियोन जी एमसीएल से कहता है आखिर तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी व्हीलचेयर खराब हो चुकी है। लेकिन एमसीएल अभी भी सदमे में होती है जिस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सियोन जी कहता है हाँ वो तो तुम्हारे हेयर बैंड को देखकर ही पता चल रहा है। इसके बाद सियोन जी नोटिस करता है कि एमसीएल के हाथ बर्फ की वजह से जमने लगे हैं, जिसके बाद वो अपना हीटिंग बैग उसको दे देता है और फिर अम्ब्रेला भी और कहता है शायद इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा तुमको है। और फिर एमसीएल से कहता है आखिर तुम अपने घर कैसे जाओगी, क्या यहाँ पर तुमको कोई लेने आने वाला है या फिर मैं तुमको अपनी गाड़ी से छोड़ दूँ। एमसीएल अब कुछ बोलने वाली होती है लेकिन इससे पहले वहाँ पर उसकी फ्रेंड ह्योनजी वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर एमसीएल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो मन में कहती है इसकी कितनी गलत टाइमिंग है। अब एमसीएल ह्योनजी से कहती है कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त के साथ घर चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी ह्योनजी नीचे बैठता है और अपनी छतरी उसको देने लगता है। ये देखकर एमसीएल कहती है सच में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वैसे अभी तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन आप इस कैंडी को रख सकते हो, मैं जानती हूँ कि ये कैंडी आपको बहुत पसंद है। ये सुनकर ह्योनजी काफी ज्यादा खुश होता है और उस कैंडी को रख लेता है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर ह्योनजी एमसीएल के दी हुई उस कैंडी को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद हम एमसीएल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी मॉम के पास आकर कहती है मॉम मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब मेरे पैर पैरालाइज थे तो मेरी जान उस समय किसने बचाई थी। ये सुनते ही एमसीएल की मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एमसीएल से कहती है आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, इस बात को तो काफी साल हो चुके हैं तो तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर एमसीएल की मॉम उससे कुछ छुपा रही होती हैं, लेकिन एमसीएल उनकी बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम ह्योनजी को देखते हैं जो कि बालकनी में अकेले खड़ा होता है और उसका मैनेजर लगातार उसको कॉल किया जा रहा था लेकिन वो उसके कॉल्स पिक नहीं करता। और साथ ही हम वहाँ पर कुछ डिप्रेशन की गोलियां बिखरी हुई देखते हैं, यानी कि इस समय ह्योनजी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर तभी हम उसी होटल के कुछ स्टाफ को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर ह्योनजी हमारे ही होटल में रुके हैं और वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर वाले फ्लोर से कोई स्विमिंग पूल में कूद जाता है। दरअसल ये और कोई नहीं ये ह्योनजी होता है जिसने कि सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है। इसके बाद हम एमसीएल को देखते हैं जो कि सो रही होती है लेकिन तभी उसके फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं ह्योनजी के सुसाइड न्यूज के बारे में, जिनको देखकर एमसीएल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उस न्यूज पर बिलीव नहीं करती। उसको लगता है कि ये सब बिल्कुल झूठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी एमसीएल को एक वीडियो मिलती है जिसमें कि ह्योनजी को स्विमिंग पूल से निकाला जाता है और उसको काफी बार होश में लाने की कोशिश की जाती है लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आता। ये सब कुछ देखकर एमसीएल के पैरों से तो जमीन ही खिसक चुकी थी, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन तभी उसको उस हॉस्पिटल का नाम भी मिल जाता है जहाँ पर ह्योनजी को ले जाया गया है। अब एमसीएल बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लग जाती है। अब एमसीएल जब रास्ते में होती है तभी उसकी टक्कर किसी से हो जाती है जिस वजह से उसकी वही वॉच जो कि ह्योनजी की थी वो नीचे गिर जाती है। अब एमसीएल सोच ही रही थी कि वो नीचे कैसे जाए लेकिन तभी अचानक से उसकी व्हीलचेयर नीचे गिर जाती है। अब एमसीएल को वो वॉच तो मिल जाती है लेकिन तभी वो सामने पोस्टर पर वो ह्योनजी की न्यूज देखती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि अब ह्योनजी इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि अब उसकी डेथ हो चुकी है और डॉक्टर ने इसका कारण डिप्रेशन बताया था। दरअसल ह्योनजी के साथ काफी समय से कोई नहीं था जिस वजह से वो अपने आप को काफी अकेला फील करने लगा था और इसी डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर ली। ये देखकर एमसीएल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और काफी रोने लग जाती है और कहती है क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है, मेरा क्रश मेरा आइडल क्या सच में इस दुनिया से जा चुका है। ये सब कुछ बोलती हुई वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी उसके हाथ में रखी वो वॉच अचानक से कुछ मूव
करने लगती है और फिर वो चलने लग जाती है, जिस वजह से वहाँ के आसपास की सभी चीजें स्टॉप हो जाती हैं। ये देखकर एमसीएल और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से अपने पिछले समय में चली जाती है, यानी कि एमसीएल अब अपने पास्ट में आ चुकी है, जहाँ पर वो अभी इस स्कूल में है। ये सब कुछ देखकर एमसीएल को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके टीचर उसके पास आते हैं और एमसीएल को काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं उसको क्लास में सोने की वजह से। लेकिन एमसीएल अपने क्लास के सभी बच्चों को देखती हुई काफी ज्यादा शॉक थी। तभी वो अपने टीचर को देखती है और कहती है, अरे बुलडॉग। ये सुनते ही सभी बच्चे काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं, लेकिन उसके टीचर उसको काफी गुस्सा करते हैं और उसको पनिशमेंट देने के लिए कहते हैं, जल्दी से खड़ी हो जाओ। अब एमसीएल जैसे ही खड़ी होती है, वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अब एमसीएल अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ये देखकर एमसीएल कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर ये सपना है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय सेओनजी भी मेरे स्कूल में ही होगा। इसीलिए वो सेओनजी को ढूंढने के लिए क्लास से भाग जाती है। उसके टीचर उसको काफी रोकते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। इसके बाद हम सेओनजी को देखते हैं, जो कि सच में इसी स्कूल में होता है और अपने स्विमिंग कंपटीशन को करने के लिए जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सबसे आगे सेओनजी ही होता है, जिस वजह से वो ये मैच जीत जाता है। तभी एमसीएल सेओनजी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर भी आ जाती है। तभी वो वहाँ पर सेओनजी को देखती है और उसको देखते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो भागते हुए सेओनजी के पास जा रही होती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब एमसीएल जल्दी से जाकर सेओनजी को हक कर लेती है। सेओनजी उसको दूर करता है, लेकिन वो दूर नहीं होती, वो उसको वापस से हक कर लेती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद एमसीएल सेओनजी से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ज्यादा अकेले थे, तुम डिप्रेस थे, लेकिन मैं तुम्हारे डिप्रेशन को समझ ही नहीं पाई। मैंने तुमको उस समय अकेला छोड़ दिया, मुझे तुमको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तुमको मेरी जरूरत थी उस समय। अब एमसीएल की ये सारी बातें सुनकर सेओनजी सोच में पड़ चुका था। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस एमसीएल को देखा जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और एमसीएल को वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं। एमसीएल कहती है, आखिर तुम लोग मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हो? मैं तो ड्रीम देख रही हूँ, तो तुम मेरे ड्रीम में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो गार्ड उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसको बाहर ले जाने लगते हैं और एमसीएल लगातार सेओनजी को आई लव यू बोलती जा रही थी और सेओनजी बस एमसीएल को देखा जा रहा था। इसके बाद वो गार्ड्स एमसीएल को बाहर ले जाते हैं, जिस वजह से एमसीएल नीचे गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। ये देखकर वो गार्ड्स उसको सॉरी बोलते हैं, लेकिन तभी एमसीएल सोचती है कि आखिर मुझे दर्द फील क्यों हो रहा है, मैं तो सपना देख रही हूँ। खैर इसके बाद सेओनजी इन्हीं सब बातों को सोचती हुई जा रही होती है। दरअसल अभी तक सेओनजी को इस बारे में पता ही नहीं है कि वो टाइम ट्रेवल कर कर अपने पास्ट के समय में आ चुकी है। लेकिन तभी वो एक ब्रिज देखती है, जिससे उसको याद आता है कि उसके एस्ट्रोलॉजर उसको बताती थी कि अगर कोई ह्यूमन एक ब्रिज को क्रॉस करे तो उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये सब कुछ सोचती हुई एमसीएल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको लगने लगता है कि वो अब मर चुकी है। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एमसीएल अभी भी उसी ब्रिज के पास बैठी होती है और सेओनजी अपने घर जाने के लिए उसी रास्ते से जा रहा होता है। लेकिन एमसीएल को ऐसा बैठा हुआ देख वो उसके पास जाता है और कहता है, आखिर तुमको क्या हो गया, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वो उसी वॉच को देखता है और कहता है, अरे ये वॉच तो मेरी वॉच की तरह लग रही है। तभी एमसीएल नीचे गिर जाती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए तो मैं तुमको भी देख पा रही हूँ, क्योंकि तुम भी मर चुके हो। इसके बाद वो तेजी से खड़े होती है और कहती है, आखिर मेरी मॉम और ग्रैंडमा को जब पता चलेगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, वो लोग अकेले कैसे रहेंगे। एमसीएल ये सब कुछ बोली जा रही थी, लेकिन सेओनजी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। तभी वो उससे उस वॉच के बारे में पूछता है। एमसीएल बताती है, दरअसल ये वॉच तुम्हारी ही है, तुम इसको रख सकते हो। सेओनजी कहता है, क्या सच में ये वॉच मेरी है? तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? एमसीएल उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि इस ब्रिज को क्रॉस करने से हमारी बॉडी हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी, तो प्लीज तुम भी इस ब्रिज को क्रॉस मत करना और हम लोग इस वर्ल्ड में हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन सेओनजी को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उसका घर तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही आता है, इसीलिए वो इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए जाने लगता है। एमसीएल उसको काफी ज्यादा रोकती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, जिस वजह से एमसीएल
सुयन जी को पीछे से हक कर लेती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस वर्ल्ड में हमेशा एक साथ रहे। ये सुनकर सुयन जी काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक टैक्सी को रुकवा लेता है और उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर एमसीएल काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है क्या इस वर्ल्ड में टैक्सी भी होती है। बट तभी एमसीएल को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कॉल जैसे ही पिकअप करती है उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है और कहती है आज तुमने स्कूल बंक कैसे किया, तुम्हारे टीचर ने मुझको सब कुछ बता दिया है, तुम घर आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। लेकिन एमसीएल अभी भी सदमे में होती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है क्या इस वर्ल्ड में हम फोन भी यूज कर सकते हैं। खैर इसके बाद हम सुयन जी को देखते हैं जो कि अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है और बताता है कि आज का स्विमिंग कंपटीशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन तभी अचानक से उसके कंधे में दर्द होने लग जाता है। अब अपने डैड को इस बात को छुपाते हुए वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर उसी वॉच के ऊपर जाती है। वो देखता है कि उसकी वॉच तो घर पे ही पड़ी हुई है। वो कहता है शायद ये वॉच उसी लड़की की होगी। लेकिन तभी वो एमसीएल की बातों को याद करने लगता है और उसको फील होता है कि सच में वो काफी ज्यादा अकेला है और उसके पास कोई नहीं है। लेकिन तभी उसके कंधे में वापस से दर्द होने लगता है जिस वजह से वो एमसीएल की बातों पर ध्यान नहीं देता। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एमसीएल अपने घर जाती है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि उसका घर पहले से काफी नया लग रहा था। अब जैसे ही वो अंदर जाती है वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है ये देखकर कि उसकी मॉम तो पहले से ज्यादा यंग दिख रही है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसको मारने लग जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई क्लास बंक करने की। एमसीएल कुछ बोलती लेकिन इससे ही पहले वो सामने रखे उस कैलेंडर को देख लेती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये साल 2008 है। ये सब कुछ देखकर एमसीएल को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो अपनी ग्रैंड मदर को देखती हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अभी बिल्कुल ठीक है और उनको एमसीएल अच्छे से याद है, जिनको देखकर एमसीएल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनको हक कर लेती है। इसके बाद एमसीएल अपने रूम में जाती है। वो देखती है कि वो रूम तो बिल्कुल उसके पुराने स्कूल समय की तरह ही होता है। ये देखकर एमसीएल इमोशनल हो जाती है। अब वो वहाँ रखे एक कैलेंडर को देखती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये मंथ तो जून का महीना है और ये मंथ उसके बिल्कुल एक्सीडेंट के समय का है। तभी वो अपने पैरों को देखती है, उसके पैर बिल्कुल सही सलामत होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और खुश भी होती है कि अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसीएल अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के पास सोने के लिए आ जाती है और उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि ये सब कुछ एक ड्रीम है और मैं अभी सो जाऊंगी और जैसे ही उठूंगी तो मैं अपने रियल वर्ल्ड में आ जाऊंगी और फिर मैं वापस से पैरालाइज हो जाऊंगी। इसके बाद सुबह जैसे ही एमसीएल की आंखें खुलती है सच में उसके पैर उसको फील ही नहीं हो रहे होते हैं। वो सोचती है कि वो अब रियल वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ पर वो पैरालाइज है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पैर पर तो उसका भाई सोया होता है। इस वजह से वो अपने पैरों को मूव नहीं कर पाती। इस वजह से वो अपने भाई को एक लात मारती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसका भाई अभी बहुत ज्यादा यंग है ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को हक कर लेती है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एमसीएल अब बहुत अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाने लग जाती है और काफी खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक काफी लंबा सपना देख रही है। खैर इसके बाद हम सुयन जी को देखते हैं जो कि स्कूल में पहले ही आ चुका होता है और एमसीएल का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसको उसकी वॉच वापस करनी थी। इसके बाद हम एमसीएल को देखते हैं जो कि अपने पैरों को ठीक देकर काफी खुश होती है और भागते हुए स्कूल आ रही होती है। तभी अचानक से वो सुयन जी को देखती है जो कि अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसको देखकर एमसीएल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि पुरानी लाइफ में किस तरीके से न्यूज वाले सुयन जी के मरने की खबर सुना रहे थे। ये सब कुछ सोचकर एमसीएल काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब सुयन जी भी अपनी छतरी निकाल लेता है। तभी उसको एमसीएल दिखती है और अब वो एमसीएल के पास जाता है और एमसीएल को छतरी में कवर कर लेता है और उससे कहता है आखिर तुम रो क्यों रही हो। ये सुनकर एमसीएल और भी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसको याद आता है कि पुरानी लाइफ में सुयन जी ने उसे यही कहा था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी।
ये सब कुछ सोचते हुए वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी आसपास के बच्चे उसको देखने लग जाते हैं, जिस वजह से स्योनजी एमसोल को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अब दूसरी जगह पर आने के बाद ये दोनों चुपचाप बस खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन एमसोल बार बार बस स्योनजी को देखी जा रही थी और मन में सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, ये अपने स्कूल समय में तो और भी ज्यादा हैंडसम था। और स्योनजी मन में सोचता रहता है कि आखिर ये लड़की बार बार मुझे क्यों देख रही है और कुछ बोल क्यों नहीं रही। अब बातें स्टार्ट करने के लिए स्योनजी खुद ही पहले बोल देता है और कहता है, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे देखकर बार बार रोने क्यों लगती हो। अब एमसोल को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसीलिए वो बोल देती है कि मैं तुमको जब भी देखती हूँ मुझे मेरे मरे हुए डॉग की याद आ जाती है। अब ये सुनकर स्योनजी को काफी अजीब लगता है और कहता है, क्या तुमको मैं तुम्हारे डॉग की तरह लगता हूँ। एमसोल मन में सोचती है, अरे ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, और कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब कि तुम भी स्विमिंग करते हो और मेरे डॉग को भी स्विमिंग करना पसंद था, इसलिए मुझे तुम्हें देखकर उसकी याद आ जाती है। अब स्योनजी उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है, वैसे मैं तुम्हारी ये वॉच वापस करने के लिए आया था, और फिर उससे कल के बारे में पूछने लगता है। तभी एमसोल याद करती है कि उसने कल स्योनजी को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसके जवाब अभी उसके पास बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए वो वहाँ से भागकर निकल आती है। अब अगले सीन में एमसोल अपने क्लासरूम में जाती है। वो अपने क्लासमेट्स को वापस से देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड ह्यूनजी भी वहीं होती है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, ह्यूनजी स्कूल समय में तो तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी थी, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। ह्यूनजी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या बकवास करी है। तभी वो कहती है, ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कल स्कूल से तुम कहाँ भाग गई थी। लेकिन एमसोल को कुछ समझ नहीं आता कि उसको क्या बोलना चाहिए। तभी वहाँ पर उन लोगों की टीचर्स आ जाती है, जिनको देखकर एमसोल बहाना बनाकर अपने बेंच पर बैठ जाती है। अब वहाँ पर बैठी बैठी वो उस वॉच को देखने लग जाती है और सोचती है कि इस वॉच का बटन दबाते ही मैं इस वर्ल्ड में आ गई थी, तो क्या मैंने टाइम ट्रेवल कर कर पास्ट में तो नहीं आ गई, और अगर इस वॉच का ये बटन मैं वापस से दबाऊंगी तो मैं वापस से प्रेजेंट में चली जाऊंगी। अब एमसोल सोचने लग जाती है कि वो उस बटन को दबा कर देखे, लेकिन तभी वो कहती है, नहीं, अगर मैं वापस से प्रेजेंट में चलेगी तो मैं स्योनजी को वापस बचा नहीं पाऊंगी और उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए मुझे इस वर्ल्ड में रहकर उसको बचाना ही होगा। तभी उसकी टीचर एमसोल को आवाज लगाने लग जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन एमसोल अपने ख्वाबों में खोई होती है, इसीलिए उसको टीचर की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी ह्यूनजी उसके पीछे से एक पेन मारती है, जिस वजह से गलती से उस वॉच का बटन दब जाता है। अब एमसोल को लगता है कि ये बटन दब गया, इसका मतलब कि वो वापस से प्रेजेंट में चली जाएगी, इसीलिए वो काफी तेज चिल्लाने लग जाती है और हेड डाउन कर लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी टीचर उससे कहती है, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो यहाँ पर आकर प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन एमसोल को वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आता, इसीलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है और फिर वापस से स्योनजी के प्रैक्टिस एरिया में आ जाती है और दूर खड़ी होकर उसको देखने लगती है और कहती है, सच में स्योनजी तो पहले से ही कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन तभी उसको बाहर से सिगरेट की स्मेल आने लगती है। वो ये देखकर कहती है, आखिर यहाँ पर स्मोकिंग कौन कर रहा है और यहाँ पर मेरे स्योनजी की हेल्थ खराब हो रही है। अब जाकर वो बाहर झांकती है। वो देखती है कि 3 स्टूडेंट खड़े होकर वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम ताई सुंग होता है, जो कि इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड होता है, जो कि इस स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर और बैड बॉय के नाम से जाना जाता था। पहले तो इन लोगों के बीच में काफी बहस होती है, लेकिन बाद में ताई सुंग उन लोगों को मारने लग जाता है। दरअसल ताई सुंग फाइटिंग में काफी अच्छा होता है, इसीलिए वो उन तीनों को काफी आसानी से मार गिराता है। तभी एमसोल भी ऊपर से एक स्टूडेंट के ऊपर कूद जाती है और अब उन स्टूडेंट के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है, क्या तुमको शर्म नहीं आती? मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ और तुम मेरे सामने सिगरेट पी रहे हो। अब ये सुनकर बाकी के वो 2 लड़के एमसोल के ऊपर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, ये लड़की हमसे अपने आप को काफी बड़ा बता रही है। लेकिन वहाँ खड़ा ताई सुंग एमसोल की बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन तीनों लड़के के और भी साथी आ
जाते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। ताइसुंग एमसियल के पास जाता है और कहता है मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए, और अब वो एमसियल को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन एमसियल अभी भी काफी गुस्सा होती है और वो अपने आप को पुरानी वाली लाइफ की तरह ही समझती है। इसीलिए वो कहती है आजकल के बच्चों को देखो, ये मेरे से कितने छोटे हैं और मेरे से बहस कर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। तभी ताइसुंग भी अपनी सिगरेट निकालकर पीने लग जाता है, जिसको देखकर एमसियल कहती है क्या तुम भी सिगरेट पीते हो, और फिर वो उससे उसकी सिगरेट छीनने लग जाती है। तभी वो ताइसुंग का फेस ध्यान से देखती है और कहती है मुझे तुम्हारा फेस जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी उसको याद आता है कि ये और कोई नहीं, ये तो उसके स्कूल का फर्स्ट क्रश है। उसको देखकर एमसियल कहती है मुझे तुमसे इतने सालों बाद मिलकर काफी खुशी हुई। लेकिन ताइसुंग कहता है आखिर तुम ये कैसी बात कर रही हो, हम लोग तो बस अभी मिले हैं। लेकिन एमसियल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और बस उसको सिगरेट के लिए डांटती रहती है। लेकिन तभी ताइसुंग को दिखता है कि वहाँ पर तो टीचर आ रहे हैं, जिसके बाद ताइसुंग एमसियल को वो सिगरेट का पैकेट देकर उसके कान में कहता है कि पहले तो मैंने तुमको बचा लिया था, लेकिन इस बार की प्रॉब्लम तुमको खुद फेस करनी होगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है और टीचर आकर एमसियल को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं हे लड़की, तुम यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए आती हो। एमसियल टीचर को काफी मना करती है, लेकिन टीचर उसके बिल्कुल भी नहीं सुनते और फिर वहाँ से ले जाकर उसको हाथ ऊपर कर खड़े कर देते हैं। तभी वहाँ पर स्योनजी अपनी प्रैक्टिस कर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर एमसियल जल्दी से अपने बालों से फेस ढकने लग जाती है ताकि उसको स्योनजी ना देखे। लेकिन टीचर स्टिक से उसके बाल हटा देते हैं, जिसके बाद स्योनजी भी उसको देख लेता है और अब टीचर एमसियल से कहते हैं तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत भागना, मैं यहाँ पर तुमको कैमरा से देख रहा हूँ, तो यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर स्योनजी उसके पास आ जाता है और एमसियल के हाथ में लाइटर और सिगरेट का बॉक्स देकर उसे कहता है वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम ये सब भी करती होगी। एमसियल उसको समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ। हाँ ये बात अलग है कि जब मैं सैड होती हूँ या परेशान होती हूँ तो मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। लेकिन तभी एमसियल को रियलाइज होता है कि वो ये क्या बोली जा रही है। पहले ही फ्यूचर की बात को यहाँ पर बोलकर उसने काफी पोपट कर दिया है। खैर अब स्योनजी ड्रिंक की बात सुनकर वहाँ से जाने लग जाता है। एमसियल उसको रोकने लग जाती है, लेकिन स्योनजी उसकी नहीं सुनता और फिर उससे कहता है वैसे यहाँ का कैमरा खराब है, तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अब एमसियल काफी दुखी हो जाती है कि उसने अपनी बातों से स्योनजी को काफी नाराज कर दिया है और अपने से दूर भी कर दिया। खैर अब अगले सीन में एमसियल वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसके सामने ताइसुंग आ जाता है और उससे कहता है वैसे मेरा लाइटर और मेरा सिगरेट का बॉक्स कहाँ पर है। एमसियल कहती है वो मैंने फेंक दिया और कहती है वैसे तुम रियल लाइफ में कितने ज्यादा बुरे हो, तुम मुझे अकेला वहाँ पर छोड़कर भाग आए। ताइसुंग कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारा काफी वेट किया था लेकिन तुम आई नहीं, तुम वहीं पर खड़ी रही और टीचर से पकड़ी गई। लेकिन एमसियल उसकी कुछ भी नहीं सुनती और उसको धक्का देकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी ताइसुंग उसके धीरे धीरे क्लोज जाने लग जाता है और कहता है मैं तुमको एक टिप देता हूँ कि जब भी तुम किसी भी मुसीबत में हो और वहाँ पर ज्यादा लोग हो तो दूसरे को बचाने से अच्छा तुम पहले खुद को बचाओ। अब ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि ताइसुंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा रूड होती है और वो एमसियल से काफी गुस्से में साइड हटने को कहती है, जबकि दूसरी साइड बहुत ज्यादा रास्ता था, इसीलिए एमसियल वहाँ से हटती नहीं है। लेकिन वो लड़की एमसियल को धक्का देकर आगे जाने लगती है। एमसियल उससे कहती है आखिर ये क्या बदतमीजी थी, लेकिन वो लड़की अपने आप को शायद ज्यादा ही डॉन समझती थी, इसीलिए वो कहती है कि अब तुम जल्दी से मेरे आगे झुक जाओ। तभी एमसियल के पीछे उसी लड़की की दो फ्रेंड और आ जाती है और एमसियल को झुकने के लिए कहती है। तभी एमसियल को याद आता है कि ताइसुंग ने उसे कहा था कि अगर ऐसी मुसीबत में कभी फंस जाओ तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसीलिए वो जल्दी से अपने शू लेस बांधने के लिए नीचे बैठ जाती है। और अब उन लड़कियों को लगता है कि शायद ये डर के मारे हमारे नीचे झुक गई है, इसीलिए वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एमसियल ह्योनजी के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। अब एमसियल ह्योनजी से कहती है अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, आखिर किसी लड़के को हम इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। ह्योनजी कहती है वैसे तुमको इम्प्रेस किसको करना है, क्या ताइसुंग को। एमसियल कहती है नहीं नहीं वो तो कोई और है। ह्योनजी कहती है अरे तुम इतनी जल्दी अपने क्रश को चेंज कैसे कर सकती हो, जबकि तुमने तो कल ही ताइसुंग को प्रपोज किया था। खैर इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। एमसियल
ताइसुंग के पास एक लव लेटर लेकर आई होती है और साथ ही कुछ गिफ्ट भी, और ताइसुंग को प्रपोज कर देती है। लेकिन ताइसुंग उससे उस समय कुछ भी नहीं बोलता, बस उसको देखा जा रहा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि ताइसुंग को पसंद करती थी, इसीलिए वो एमसीएल को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। अब एमसीएल के हाथ से वही लेटर नीचे गिर जाता है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एमसीएल अब अपने रूम में आ जाती है और वही लेटर देखने लग जाती है जो कि पास्ट वाली एमसीएल ने ताइसुंग को दिया था। दरअसल उस लेटर में ये लिखा होता है कि आसमान से सभी तारे गायब हो चुके हैं और वो तुम्हारी आंखों में आ चुके हैं, इसीलिए तुम इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो और मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। अब खुद ही ये सब पढ़कर एमसीएल कहते हैं कि छी यार, कितनी गंदी लाइनें ये मैंने लिखी है। तभी वहाँ पर एमसीएल का भाई आ जाता है और उससे वो लेटर छीन कर उसका मजाक बनाने लगता है। एमसीएल उसको मना करती है तो उसका भाई वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एमसीएल सोचती है वैसे मुझे इन सब बातों को छोड़कर ये सोचना चाहिए कि मैं स्वर्ण जी से कैसे दोस्ती बढ़ा सकती हूँ और शायद मुझे पहले उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। इसके बाद एमसीएल जाकर स्वर्ण जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और थोड़ी ही देर बाद स्वर्ण जी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को सीन भी कर लेता है। ये देखकर एमसीएल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अब तो उसकी बात बन चुकी है, वो अब यहाँ पर अक्सर उससे बात क्या करेगी। लेकिन तभी स्वर्ण जी उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर एमसीएल का तो मुंह ही उतर जाता है और उसको लगने लगता है कि शायद स्वर्ण जी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उससे कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। खैर इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसीएल अपने स्कूल जा रही होती है। तभी वो एक पैरालाइज लड़की को देखती है जिसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी। एमसीएल उसकी मदद करने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर स्वर्ण जी आ जाता है और उस लड़की की मदद करने लगता है। ये देखकर एमसीएल को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एमसीएल स्वर्ण जी को हेलो बोलती है, लेकिन स्वर्ण जी उसको देख तो लेता है लेकिन उसको इग्नोर कर बस में चला जाता है। अब एमसीएल भी जल्दी से जाकर उसी बस में चढ़ जाती है और फिर मन में सोचने लगती है कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि स्वर्ण जी भी इसी बस से स्कूल जाया करता था। अब वो स्वर्ण जी से पूछती है वैसे क्या तुम हमेशा इसी बस से स्कूल जाते हो? स्वर्ण जी बताता है नहीं, दरअसल मैं हर रोज सुबह 5 बजे स्कूल चला जाया करता था अपने स्विमिंग प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन आज मैं लेट जा रहा हूँ। खैर इसके बाद इनका स्कूल भी आ जाता है और स्वर्ण जी बस से उतर जाता है, लेकिन उसका छाता वहीं गिर जाता है जिसको बचाने के चक्कर में एमसीएल उस बस से उतर ही नहीं पाती क्योंकि उस बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिस वजह से दरवाजे क्लोज हो जाते हैं और वो बस चलने लगती है। तभी स्वर्ण जी भी देखता है कि एमसीएल बस से नहीं उतर पाई, जिस वजह से वो बस को रोकने के लिए बस के पीछे पीछे भागने लगता है। उसको इस तरीके से देखकर बस की सभी लड़कियां काफी शोर मचाने लगती हैं और कहती है यार ये तो कितना हैंडसम है। अब थोड़ी देर बाद बस भी रुक जाती है और एमसीएल बस से उतर कर आती है और स्वर्ण जी को गुस्सा करने लगती है। कहती है कि आखिर तुम बस के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे थे, अगर तुमको चोट लग जाती तो। लेकिन एमसीएल मन ही मन बहुत खुश थी कि स्वर्ण जी ने उसके लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन स्वर्ण जी कहता है तुम इतना भी मत सोचो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था, मैंने तो अपने अम्ब्रेला के लिए किया था। और हाँ तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें स्मोकिंग कब छोड़ने वाली हो। एमसीएल उसको वापस से समझाने लगती है कि वो स्मोकिंग नहीं करती और कहती है कि क्या तुमने यही सोचते हुए मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और कहती है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो लो मेरी फिंगर को सूंघो। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी फिंगर से स्मेल आती है, लेकिन स्वर्ण जी उसकी फिंगर को नहीं सूंघता, जिस वजह से एमसीएल उसको जबरदस्ती करने लगती है। इसी बीच वो स्वर्ण जी के नाक में अपनी उंगलियां घुसा देती है और स्वर्ण जी को इस हालत में उसका बेस्ट फ्रेंड उसे देख लेता है। ये देखकर स्वर्ण जी को काफी एम्बैरेसिंग फील होता है। वो एमसीएल से कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मोकिंग नहीं करती क्योंकि तुम्हारी फिंगर से स्मेल नहीं आ रही। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में स्वर्ण जी और उसका दोस्त जा ही रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है कि आखिर वो लड़की है कौन, और आज तुम उस लड़की के साथ स्कूल आए थे तो क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। और कहता है वैसे मुझे तो लगता था कि वो लड़की ताइसुंग को पसंद करती है। अब ये सुनते ही स्वर्ण जी रुक जाता है और कहता है वैसे ताइसुंग कौन है। उसका दोस्त बताता है दरअसल ताइसुंग हमारे म्यूजिक एकेडमी का एक मेंबर है और एमसीएल अक्सर उसके लिए क्लास के बाहर चॉकलेट रख कर जाया करती है। ये सुनकर स्वर्ण जी वापस से चलने लगता है और कहता है खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना वो जो भी हो, मुझे अपनी क्लास के लिए जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम अगले सीन में एमसीएल को देखते हैं जो कि
अभी भी काफी गुस्से में होती है और जा रही होती है। तभी वो एक पोस्टर देखती है और उस पोस्टर में लिखा होता है कि एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसको देखकर उसको फ्यूचर की एक बात याद आती है, जहाँ पर सुनची ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पास्ट में उसने एक स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद उसका शोल्डर पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया। इसी के बाद से ही उसने स्विमिंग को छोड़ दिया था। इसके बाद एम स्योल ये सब सोचती हुई कहती है, ये तो वही स्विमिंग कंपटीशन है, मुझे कैसे भी कर सुनची को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा। अब एम स्योल सुनची के पास जाती है और उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकने लगती है, लेकिन सुनची उसके बिल्कुल नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। अब एम स्योल उसको रोकती हुई कहती है, तुमको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये कंपटीशन किया तो इसके बाद से तुम स्विमिंग कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन एम स्योल जैसे ही ये बोलती है, वहाँ का टाइम पूरी तरीके से रुक जाता है। सुनची और पीछे खड़े बाकी बच्चे भी बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सुनची एम स्योल से कहता है, बताओ तुम क्या कहना चाहती थी। एम स्योल उसको बताती है, तुम आगे जाकर मर भी सकते हो। ये बोलते ही अब वापस से वहाँ का टाइम रुक जाता है और सभी लोग वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। सुनची एम स्योल की बात सुन ही नहीं पाता। अब एम स्योल फोन में टाइप कर सारी बातें सुनची को बताने लग जाती है, लेकिन वो सारे मैसेज अपने आप ही डिलीट होने लगते हैं। ये देखकर एम स्योल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दरअसल एम स्योल फ्यूचर की कोई भी बातें किसी को भी नहीं बता सकती। साथ ही सुनची को एम स्योल की कोई भी बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एम स्योल अकेली बैठी होती है और वापस से फ्यूचर की बात सोच रही होती है, जहाँ पर सुनची इंटरव्यू में बता रहा होता है, स्विमिंग कंपटीशन के बाद से ही मैंने स्विमिंग करना छोड़ दिया था, इसके बाद से ही मैं सिंगिंग लाइन में आ गया था। अब एम स्योल सोचने लगती है कि अगर उसने सुनची को नहीं रोका तो वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेगा और आगे जाकर अपने शोल्डर में इंजरी ले लेगा और वो सिंगिंग लाइन में चले जाएगा और फिर आगे जाकर उसकी डेथ हो जाएगी। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं कैसे भी कर सुनची को स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक दूंगी। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर सुनची इस कंपटीशन के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका कोच उससे कहता है, तुम काफी फास्ट हो, तुम जल्दी ही इस मैच को जीत जाओगे। ये सुनकर सुनची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब जैसे ही सुनची वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सुनची से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी शोल्डर की सर्जरी हुई है। सुनची कहता है, तुम मुझे कंपटीशन में जाने से मना कर रहे हो, क्या पता तुम डर रहे होगे कि तुम हार जाओगे मेरे से। ये सुनकर उस लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर सुनची भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एम स्योल सुनची के पास वापस आ जाती है और उससे कहती है, प्लीज तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था, अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन अभी भी सुनची उसकी कुछ भी नहीं सुनता और उससे छुटकारा पाने के लिए बॉयज जिम के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुनची अपने घर जा रहा होता है और फोन पर अपने डैड से बात कर रहा होता है। तभी उसके पास एक समन के ड्रेस में एक ग्रैनी आ जाती है और ये और कोई नहीं, ये एम स्योल ही होती है। पहले तो एम स्योल सुनची से पैसे लेती है और फिर जबरदस्ती उसके बारे में बताने लग जाती है कि तुम अक्टूबर में पैदा हुए थे और तुम्हें स्विमिंग बहुत पसंद है, इस वजह से तुम्हारे शोल्डर में अक्सर दर्द रहता है। इस सुनते ही सुनची अपने शोल्डर को देखने लगता है। अब एम स्योल बताती है कि तुम्हारे ऊपर एक अनमैरिड आत्मा का साया है और जब जब तुम स्विमिंग करते हो तब तब वो आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें 3 दिन तक स्विमिंग से दूर रहना पड़ेगा, तभी तुम इसको दूर कर सकते हो। सुनची कहता है, आखिर ये क्या बकवास है, कल मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन होने वाला है और मैं पानी से दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एम स्योल उससे कहती है कि तुम्हारे कॉलर बोन के नीचे एक टिल है और तुम्हारी बॉडी में एक गहरा मार्क है। ये सुनते ही सुनची वहीं रुक जाता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, ग्रैनी, आखिर आपको ये सब कुछ कैसे पता? वो बताती है, ये सब कुछ मुझे तुम्हारे पीछे उस खड़ी आत्मा ने बताया है। ये सुनकर सुनची बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी सारी बातों को यकीन कर लेता है और कहता है, ठीक है, तो 3 दिन के लिए मैं पानी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एम स्योल सुनची के दिए हुए पैसों को लेकर जा रही होती है और मन में सोचती है कि क्या सच में सुनची ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया होगा। तभी अचानक से एम स्योल के हाथ से वो नोट उड़कर आगे चले जाता है और किसी के पैर के आगे गिर जाता है और वो आदमी और कोई नहीं, वो ताई सुंग होता है। अब ताई सुंग उस नोट को उठा लेता है और एम स्योल को
समन के कपड़ों में देखकर कहता है कि आखिर तुम समन बनकर लोगों को क्या बेवकूफ बनाती हो। इमसुल कहती है तुम अपने काम से काम रखो और मेरा नोट वापस करो। ताइसुंग कहता है अच्छा चलो, मुझे भी अपना फ्यूचर जानना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बताओ। लेकिन इमसुल उससे काफी गुस्से में बात करने लग जाती है और कहती है कि मैंने बोला ना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरा नोट वापस दो। ताइसुंग कहता है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब इमसुल ताइसुंग से पूछती है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया था। ताइसुंग कहता है हाँ, और मुझे तो उस लेटर के अंदर लिखी सारी बातें याद भी है, मैं तुमको सुना भी सकता हूँ। इमसुल कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो बातें वापस से नहीं सुनना चाहती। तभी इमसुल नोटिस करती है कि ताइसुंग के हाथ में चोट लगी हुई होती है। वो ताइसुंग से पूछती है कि तुम्हें आखिर ये चोट कैसे लगी। ताइसुंग कहता है कुछ नहीं, बस मेरी कुछ लोगों से फाइट हो गई थी। तभी इमसुल को फ्यूचर की बात याद आती है कि उसे ह्यूनजी ने बताया था कि उसके फर्स्ट क्रश की किसी से फाइट हो गई थी, इस वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब इमसुल ताइसुंग को वहीं पर बैठने के लिए बोलकर उसके लिए बैंडेड लेने चली जाती है और अब वो कन्वीनियंट स्टोर से बैंडेड लाकर ताइसुंग की चोट पर बैंडेड लगाने लगती है और उससे कहती है तुमको ये फाइट वगैरह करना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। और अगर इन बातों पर ध्यान ना भी दिया जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स इन सब चीजों को देखकर काफी टेंशन लेते होंगे। ताइसुंग कहता है नहीं, मेरी कोई भी चिंता नहीं करता। इमसुल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी पहले ऐसा ही कुछ सोचा करती थी, लेकिन हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो कि हमारी केयर करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। ये सुनकर ताइसुंग काफी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन अभी भी वो इमसुल का वो नोट वापस नहीं करता। तभी वापस से हवा चलती है और वो नोट वापस से उड़ जाता है और एक पानी में जाकर गिर जाता है। ये देखकर इमसुल बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है आखिर तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है ये मेरे फेवरेट स्टार ने मुझे अपने हाथों से दिया था। ताइसुंग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको इसके बदले में डबल पैसे दे दूंगा। लेकिन इमसुल उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब ये लोग खड़े होकर एक साथ बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्युनजी भी आ जाता है और वो इन दोनों को देख लेता है। अब इमसुल स्युनजी को देखकर जल्दी से ताइसुंग के पीछे छुप जाती है और अपनी हैट पहन लेती है और वापस से ग्रैनी की आवाज निकालकर बोलने लगती है कि बेटा तुम वापस से मुझे मिल गए। अब ये सब कुछ देखकर ताइसुंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है क्या तुम ग्रैनी हो। और अब वो स्विंजी से कहता है वैसे तुम्हारा नाम स्विंजी है ना, तुम स्विमिंग करते हो, दरअसल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरा दोस्त है। अब स्विंजी उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो। अब ताइसुंग उसको अपना नाम बताता है। अब स्विंजी जैसे ही उसका नाम सुनता है उसको याद आ जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने तो उसको बताया था कि ताइसुंग को इमसुल पसंद करती है। पर तभी इमसुल ग्रैनी की आवाज निकालकर उससे कहती है पानी से दूर रहना, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी स्विंजी कहता है ये ड्रामा अब बंद करो। अब ताइसुंग इमसुल के कान में कहता है तो ग्रैनी शायद आप पकड़ी जा चुकी हो। अब स्विंजी इमसुल से कहता है आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इमसुल कहती है मैं तो बस तुमको बचाना चाहती थी। लेकिन स्विंजी उसके कुछ भी नहीं सुनता और गुस्से में अपने घर के अंदर चले जाता है। तभी इमसुल नोटिस करती है कि ताइसुंग का घर तो उसके घर के सामने ही था और वो कहती है कि स्विंजी हमेशा से ही मेरे घर के सामने रहता था और मुझे तो आज तक के बाद पता ही नहीं थी। ये बोलकर वो भी अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो अपने मॉम के पास जाकर उनसे पूछती है कि मॉम हमारे घर के सामने एक अंकल रहा करते थे, वो आप कहाँ चले गए। उसकी मॉम बताती है वो अंकल तो यहाँ से घर खाली कर बहुत समय पहले ही जा चुके हैं और अभी यहाँ पर कोई न्यू फैमिली रहने आई है। क्या तुमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इमसुल ये सब कुछ सुनते ही काफी शॉक्ड रह जाती है और कहती है क्या मेरा इतना बड़ा क्रश और आइडल मेरे घर के सामने ही रहा करता था और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। खैर इसके बाद हम अगली सुबह 5 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पर इमसुल खिड़की से खड़े होकर स्युनजी को देख रही होती है जो कि अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर स्युनजी अब अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका होता है। तभी उसको इमसुल की बात याद आती है कि उसको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उसको उसके डैड की याद आती है। उसके डैड इस कंपटीशन को जीतने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके बाद स्युनजी पार्ट लेने के लिए चले जाता है। तभी उसको इमसुल की बातें याद आती है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में मेरे पीछे कोई आत्मा तो नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने तो कभी भी किसी को अपने दिल के बारे में बताया ही नहीं है, तो फिर इस बारे में इमसुल को कैसे पता चला। फिर इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि सुबह के टाइम पर स्युनजी से लड़ाई करके गया था। दरअसल वो यहाँ पर स्युनजी की पैंट चोरी करने के लिए आया होता है। वो कहता है कि स्युनजी अक्सर इस पैंट को ही जीतकर सारे कॉम्पिटिशन्स को जीतता है, तो इस बार हम उसके पैंट को ही चुरा लेंगे। अब ये दोनों उस पैंट को चोरी कर
वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इमसोल आ जाती है। इमसोल को देखकर उस लड़के का दोस्त तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो लड़का उस पेंट को छोड़ ही नहीं रहा होता। अब काफी देर कोशिश करने के बाद इमसोल उस पेंट को छीन लेती है, लेकिन काफी शोर शराबा सुनकर वहाँ पर सुनजी भी आने लग जाता है। अब सुनजी बाहर जाकर देखता है, वहाँ पर उसको कोई भी नहीं दिखता, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद वो कपड़े की बास्केट हिलने लग जाती है, जिसको देखकर सुनजी की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब जैसे ही वो उस बास्केट को हटाता है, वो वहाँ पर एक लड़की के बाल देखता है, जिसको देखकर सुनजी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी इमसोल वहाँ से उठकर तेजी से भागने लग जाती है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकती, लेकिन सुनजी उसको पकड़कर रोकने लगता है, लेकिन इमसोल भी रुक नहीं रही थी, जिस वजह से सुनजी उसको पकड़कर स्विमिंग पूल में गिरा देता है। जिसके बाद सुनजी को पता चल जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं, ये तो इमसोल ही होती है और उसके हाथ में उसकी लकी पेंट होती है, जिसको देखकर सुनजी सोचता है कि शायद इमसोल ये पेंट लेने आई थी ताकि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सकूं। और अब इमसोल वापस से उसको मना करने लगती है, लेकिन सुनजी उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे बार बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोक रही हो? इमसोल कहती है, मैं तो बस तुमको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था कि तुम इस कंपटीशन की वजह से अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे। ये सुनकर सुनजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम होती कौन हो मेरी चिंता करने वाली? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, क्योंकि तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा गंदी है। ये सुनकर इमसोल काफी ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, क्योंकि तुम्हारा पास्ट चेंज नहीं हुआ तो तुम फ्यूचर में जाकर मर जाओगे और मैं तो बस तुमको बचाना चाहती हूँ। लेकिन ये सारी बातें सुनजी उसको सुन नहीं पाता, क्योंकि बार बार वो फ्रीज हो जा रहा था। इसके बाद वो इमसोल को और भी ज्यादा सुनाकर वहाँ से चला जाता है और इमसोल वहाँ पर बस खड़ी रह जाती है और बुरी तरीके से रोती रहती है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर सुनजी अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त उसको बताता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी लकी पेंट चुराने के लिए आने वाला है, क्या तुम्हारी पेंट अभी ठीक है? ये सुनकर सुनजी को पता चलता है कि इमसोल सही कह रही थी, वो तो बस उसको प्रोटेक्ट कर रही थी और उसने इमसोल को बिना फालतू में इतना ज्यादा सुना दिया। इसके बाद वो इमसोल को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इमसोल को देखते हैं, जो कि रोड पर घूम रही होती है। अब वो जैसे ही रोड क्रॉस करने जाती है, वो उस रोड को क्रॉस नहीं कर पाती। दरअसल फ्यूचर में उसके पैर एक रोड एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो गए थे, इसीलिए अब उसको रोड क्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन काफी मेहनत कर वो रोड क्रॉस करने चली जाती है, लेकिन बीच में ही वो कार्स को इतनी स्पीड में देखकर फ्रीज हो जाती है। तभी एक कार इमसोल को हिट करने वाली होती है, लेकिन इससे ही पहले वहाँ पर सुनजी आ जाता है और जल्दी से इमसोल को अपनी तरफ खींच लेता है और अब इमसोल से कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम उस कार के सामने से हटी क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन इमसोल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती और सुनजी की गोद में ही बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर सुनजी को काफी बुरा लगता है। वो सोचता है कि शायद मैंने इमसोल को बहुत ज्यादा डांट दिया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ और अब वो भी इमसोल के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सो दोस्तों, अभी के लिए इस ड्रामा को यही खत्म करते हैं। मुझे आप कमेंट में जरूर बताना आप सभी को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और साथ ही अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जल्दी बता दो। और साथ ही इस वीडियो का टारगेट रखा है मैंने 100 कमेंट एंड 100 लाइक। आप जितनी जल्दी इस टारगेट को पूरा कर देते हो उतनी ही जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। तो जल्दी से अब इस टारगेट को पूरा कर दो और साथ ही मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।